बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 5th लेक्चर है 10th क्लास बायोलॉजी का और हमारे टॉपिक का नाम है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा रिकॉल कर लें अपने प्रीवियस टॉपिक्स को। उसमें आपने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स और गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। तो उसमें हमने ह्यूमंस में पढ़ लिया कि किस किस रास्ते से होता हुआ गैस एक्सचेंज हो रहा है, एयर पैसेज वेज यूज़ हो रहे हैं, लंग्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें हमने पढ़ना है कि मैकेनिज़्म क्या है, किस तरीके से हो रहा है, क्या प्रोसेस है इसका। ठीक है जी। द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, द फिज़िकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीथिंग। फिज़िकल मूवमेंट जो फिज़िकली हमें नज़र आ रही हैं वो मूवमेंट्स जो कि एसोसिएट हैं गैस एक्सचेंज से, उसको हम कहेंगे ब्रीथिंग। आपने पहले भी इसके अंदर डिफरेंस पढ़ा था गैस एक्सचेंज का और ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग होता है सिंपली हवा का अंदर जाना और बाहर निकलना, और गैस एक्सचेंज था कि आपने ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना, टेक इन करना, और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज था। तो देयर आर 2 फेजेस ऑफ ब्रीथिंग। 2 फेजेस हैं इसके ब्रीथिंग के, दैट इज़ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। और सबसे पहले हमने पढ़ना है इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी कहते हैं, इनहेल करना, अंदर लेकर जाना हवा को। अब अंदर लेके जब जाते हैं तो क्या चेंजिंग आती है हमारे अंदर फिजिकली, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान द रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेज्ड। रिब के मसल्स जो हैं, पसलियों के मसल हैं, वो सिकुड़ जाएंगे। एंड रिब्स आर रेज्ड, और रिब्स जो हैं वो उभरी हुई नज़र आएंगी, ऊपर की तरफ नज़र आएंगी। एट द सेम टाइम, इसी दौरान द डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इज़ लोअर्ड। डोम शेप डायफ्राम जो है, हमने पढ़ा था लंग्स के नीचे डायफ्राम है। डोम शेप गुंबद नुमा डायफ्राम होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे की तरफ हो जाएगा। दीज मूवमेंट्स इंक्रीज द एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स। इन मूवमेंट्स ने क्या करना है, थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ा देना है, चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ा देना है, और लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा इसके ज़रिए। As a result, the lungs expand and the air pressure within them also decreases. इसके नतीजे में क्या होगा, लंग्स फैलेंगे और एयर प्रेशर इनके अंदर क्या होगा, कम हो जाएगा। The air from outside rushes into the lungs to equalize the pressure on both sides. अब जो बाहर की हवा है, उसने देखा कि अंदर प्रेशर कम हुआ है तो वो अंदर की तरफ मूव करेगी प्रेशर मेंटेन करने के लिए। अल्लाह ताला ने इक्विलिब्रियम रखा है इन्वायरमेंट में भी और इंसान के अंदर भी। आपने देखा होगा जहाँ कहीं बहुत हबस हुई होती है, गर्मी हुई होती है, हवा ख़त्म हुई होती है, तो पीछे से हवा आती है उसकी जगह लेने के लिए, ताकि मेंटेन कर सके, इक्विलिब्रियम रख सके। यहाँ पे भी उसने यही किया। जब इंस्पायरेशन हुई, जब हमने इनहेल किया, आप जब अंदर की तरफ सांस लेते हैं, आप इसको करके भी देखें साथ साथ। आप अंदर की तरफ सांस लेंगे तो क्या होगा, आपकी पसलियाँ ऊपर को आएंगी, आपका एब्डोमेन पीछे चला जाएगा, उसके साथ जो है डायफ्राम है वो भी नीचे चला जाएगा, पीछे की तरफ लोअर हो जाएगा। आपका चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा और लंग्स के ऊपर प्रेशर कम होगा, तो एयर क्या करेगी, बाहर की हवा अंदर की तरफ जाएगी, लोअर प्रेशर की तरफ, हायर टू लोअर जाती है ताकि प्रेशर मेंटेन रहे। ठीक है जी। द ब्रीथिंग मूवमेंट्स आर इनवॉलंटरी टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब ये जितनी मूवमेंट्स हो रही हैं ये इनवॉलंटरी हैं, आपके हाथ में नहीं होता, ये आपके अंडर कंट्रोल नहीं होता। हाउएवर वी कैन कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीथिंग बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम कुछ वक्त के लिए तो कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हम सांस रोक लेते हैं कुछ टाइम के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे के लिए नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। अंदर का प्रोसेस हमने पढ़ लिया क्या कुछ हुआ, और हमने अब पढ़ना है कि जब बाहर हवा निकलती तब क्या होता है। आफ्टर दैट गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स, जब गैसियस एक्सचेंज हो जाता है लंग्स के अंदर, द इम्प्योर एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट इन एक्सहेलेशन। जितनी भी गैर खालिस हवा आती वो बाहर चलेगी एक्सहेलेशन के थ्रू। द रिब मसल्स रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। रिब मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। उसमें क्या था, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, सिकुड़े थे, यहाँ पे फिर रिलैक्स हो गए, रिब्स वापस आ जाएंगी अपनी जगह पर, उभरी हुई नहीं होंगी, पीछे की तरफ आ जाएंगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ। द डायफ्राम मसल्स आल्सो रिलैक्स एंड इट गेट्स इट्स रेज्ड डोम शेप्ड। डायफ्राम पीछे क्या हुआ था, इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, इसमें क्या हुआ, वो रिलैक्स हो गया और उसकी डोम शेप वापस आ गई। दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी की स्पेस कम हो गई
एंड द इंक्रीज द प्रेशर ऑन द लंग्स, और लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ा, अब उनके ऊपर बढ़ गया प्रेशर। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स अब सिकुड़ेंगे, एंड द एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम, अब हवा इनमें से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। पहले लंग्स बड़े आराम से बैठे थे एक्सपैंड होके कि खुद ही हवा आएगी अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अब लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, चेस्ट कैविटी भी उसकी स्पेस कम हो गई, तो लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ा, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए और उन्होंने हवा को बाहर निकाला। ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, दैट इज़ एट रेस्ट। जब इंसान रेस्ट पे होता है तो 16 से 20 दफ़ा ब्रीथिंग हो रही होती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन 1 मिनट में 16 to 20 टाइम्स। द रेट इज़ ऑफ ब्रीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द रिस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन। अब जो रेट है उसका ब्रीथिंग का, वो कौन कंट्रोल करता है, हमारा रिस्पिरेटरी सेंटर, ब्रेन में एक रिस्पिरेटरी सेंटर है, वो कंट्रोल करता है रेट ऑफ ब्रीथिंग का। द रिस्पिरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसनट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। अब वो सेंसिटिव कैसे होता है, जितनी कंसनट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ेगी बॉडी के अंदर, वो उतना ही ज़्यादा एक्टिवली काम करेगा, वो मैसेज देगा फ़ौरन ब्रेन को। When we do exercise or some hard job, our muscles carry out cellular respiration at a greater rate. जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई सख्त काम करते हैं, कोई बहुत थकावट वाला काम करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, तो हम क्या होता है, सेलुलर रिस्पिरेशन बढ़ जाती है, उसका रेट बढ़ जाता है। इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ रिलीज्ड इन द ब्लड। अब उसके नतीजे में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ जाएगी, ब्लड में बढ़ जाएगी, उसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा, अब रिस्पिरेटरी सेंटर एक्टिव होगा। This greater than normal concentration of carbon dioxide stimulates the respiratory center of the brain. अब जब respiratory center of brain ने देखा कि इसकी तो बढ़ गई है मिकदार, तो वो काम अपने काम पे लग जाएगा। The respiratory center sends messages to the rib muscles and diaphragm to increase the rate of breathing so that the excess carbon dioxide present in the blood can be removed out of the body. अब रिस्पिरेटरी सेंटर ने सेंड किया मैसेज रिब मसल्स को, भाई तुम्हारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, अब तुम अपना ब्रीथिंग रेट बढ़ाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो। जितनी भी एक्सेस होगी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर, वो रिमूव होगी और बाहर चली जाएगी। और आपने देखा होगा जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारा सांस फूला हुआ होता है, बहुत तेज़ी से सांस आ रहा होता है, तो यही वजह होती है क्योंकि हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुकी होती है। जब हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ता है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को तेज़ी से निकाल रहे होते हैं बाहर। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल वर्क, जब हम कोई सख्त काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, द ब्रीथिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। तो वही जो हम 16 to 20 टाइम्स पर मिनट हो रहा होता है, अब वो 30 to 40 टाइम्स हो जाएगा। 1 मिनट में 30 से 40 दफ़ा ब्रीथिंग हो रही है हमारी, ठीक है जी। अच्छा, ये आप देख लें, ये मैकेनिज़्म हमने ये था हमारा इंस्पायरेशन का मैकेनिज़्म यहाँ तक, और एक्सपायरेशन का मैकेनिज़्म आपका कंप्लीट हो रहा है यहाँ तक, एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम, ये इसका मैकेनिज़्म है। नीचे जो वो बता रहे हैं वो इसकी आप फर्दर एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं कि ह्यूमन में कितनी दफ़ा हो रहा है, तो ये इसके अंडर नहीं आएगा, मैकेनिज़्म के अंडर नहीं आएगा वो। ये जी डायग्राम पे आ जाएं, ये गैशियस एक्सचेंज हो रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे इनहेलेशन का स्टेप, यहाँ पे आ जाएं, स्टेप्स ऑफ इनहेलेशन। डायफ्राम क्या हुआ, उधर मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मूव्स डाउन, ठीक है, ये डाउन में मूव हो रहा है, ये देखें एरो भी नज़र आ रहा है ये वाला। उसके बाद क्या हुआ, रिब्स, ये पसलियाँ उभर गई बाहर की तरफ, रेज हो गई, हवा क्या हुई, अंदर की तरफ मूव कर गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट हो गया, समझ आ गई इसका प्रोसेस। इनहेलेशन में क्या हुआ, डायफ्राम अंदर ये हुआ, डाउन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिब्स जो हैं वो रेज हो गई और एयर जो है मूव कर गई इन। अब जी यहाँ पे आ जाए स्टेप्स ऑफ एक्सहेलेशन। ये डायफ्राम मूव्स अप, डायफ्राम ने क्या करना है, ये अपवर्ड मूव कर गया, ये इसका एरो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे डाउन मूव किया, यहाँ पे अप मूव किया, रिब्स जो हैं वो लोअर हो गई, ये रिब्स हैं ये लोअर हो गई हैं, वहाँ पे एक्सपैंड हुई थी, रेज हुई थी, एयर मूव्स आउट, ये एरो नज़र आ रहे हैं, ये एयर जो है वो बाहर की तरफ मूव कर गई, ठीक है जी। ये डायग्राम आप ड्रॉ नहीं करेंगे लेकिन आपको पता होना चाहिए। और पिछले टॉपिक में मैंने जो कहा था लंग्स की और एयर पैसेज वे की, वो डायग्राम आपने ज़रूर करनी है, ठीक है जी। डायग्राम ज़रूर ड्रॉ किया करेंगे, उसके मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं।
तो जी हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ये टेबल देख लें आप, छोटा सा कंपैरिजन किया है उन्होंने इंस्पायर्ड एयर का और एक्सपायर्ड एयर का। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जब हवा अंदर जा रही होती है तो 21% ऑक्सीजन अंदर जाती है, जब बाहर निकलती है तो 16% ऑक्सीजन बाहर निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% अंदर आती है और 4% बाहर निकलती है। नाइट्रोजन 79% ही आती है और 79% जाती है, कोई काम नहीं इसका, आना है और जाना है इसने। वाटर वेपर्स वेरिएबल होते हैं, इनका कोई पता नहीं होता, और जब बाहर निकलते हैं वाटर वेपर्स तो सैचुरेटेड होते हैं, फुली भरे हुए होते हैं, मुकम्मल फिल होते हैं ये। और डस्ट पार्टिकल्स भी वेरिएबल होते हैं, जब अंदर आते हैं और जब बाहर जाते हैं तो ऑलमोस्ट नन, तकरीबन नहीं होते। टेम्परेचर वेरिएबल होता है और जब एक्सपायर करते हैं तो वो तकरीबन बॉडी के इक्वल होता है। ठीक है जी, मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गया होगा। ब्रीथिंग मैकेनिज्म एक दफ़ा मैं आपको फिर बता देती हूँ। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, इन्हेलेशन करते हैं, तो हमारा रिब केज क्या होगा, रिब जो है वो रेज हो जाएंगी, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, हमारा जो डायफ्राम है वो भी लोअर हो जाएगा और थोरेसिक कैविटी का एरिया बढ़ जाएगा, प्रेशर लंग्स पे कम हो जाएगा, रिलैक्स होंगे, उनके अंदर प्रेशर कम होगा तो बाहर से हवा अंदर की तरफ मूव करेगी। ठीक है जी। जब एक्सपायरेशन क्या होगी तो क्या होगा, रिब्स अपनी असली हालत में आ जाएंगी वापस, हमारा डायफ्राम भी अपनी असली ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसका एरिया कम हो जाएगा, जिसके नतीजे में लंग्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो वो हवा को बाहर निकाल देगा। ठीक है जी, मेरा ख्याल है जी क्लियर हो चुका होगा अब आपको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।